हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पिछले लेक्चर में वैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। आज फिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे और ख़ास तौर से गैल्वेनिक सेल पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उस दिन पढ़े थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। इसको कन्वर्ट कराने के लिए जो हम लोग रिएक्शन लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन यही हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन करा करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं। आप लोग जानते होंगे रेडॉक्स रिएक्शन दो प्रकार की होती है। पहली नॉन स्पॉन्टेनियस, रेडॉक्स रिएक्शन, और दूसरी जो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दो प्रकार की रिएक्शन होती है। इन दोनों रिएक्शन को हम लोग जिस सेल में, जिस डिवाइस में हम लोग इन दोनों रिएक्शन को कराते हैं उसे हम लोग सेल कहते हैं। आइए सेल क्या है, सेल के बारे में जरा सा हम लोग जान लें। उसके बाद तो फिर हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं और सारी चीज़ें इसमें जो भी रिएक्शंस होंगी उसे हम लोग देखेंगे। सेल क्या होता है? तो सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी एक सॉल्यूशन में दो मेटेलिक राड या कह सकते हैं दो कंडक्टिंग राड डूबी होती हैं ऐसे, या फिर दो ऐसे सॉल्यूशन जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, उसमें ये मेटेलिक राड डूबी हुई हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग सेल कहते हैं। ये एक इसमें डूबी हो, एक इसमें डूबी हो, ये किसी न किसी प्रकार से ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। जैसे हमने एक ट्यूब से ये इस प्रकार से इसे कांटेक्ट में कर दिया। ये सेल है, एक सेल, ये भी सेल है। दोनों प्रकार की सेल है। इसमें देखिएगा जो ये सॉल्यूशन लेते हैं इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और जो ये दोनों राड हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है यह इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। इसमें होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, उसी का सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यह एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जब इसे हम इक्वस सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, वाटर में सॉल्व करते हैं या इसको हम फ्यूज करते हैं, तो यह कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाता है। BX-। इस प्रकार से इसके अंदर दो आयन, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन प्राप्त होता है। यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के द्वारा इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो आयनों की मूवमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो इस प्रकार से यह एक सिस्टम जिसमें दो ये राड डूबी हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये सेल है। दूसरा यह सिस्टम जिसमें दो मेटेलिक राड दो भिन्न भिन्न सॉल्यूशनों में डूबी हैं और ये दोनों सॉल्यूशन किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। ये कांटेक्ट में इसलिए रहें कि इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन के आयनों का मूवमेंट बना रहे, अर्थात ये दोनों इनडायरेक्ट या किसी भी प्रकार से एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। डायरेक्ट कांटेक्ट में न रहें, हाँ किसी ढंग से इनडायरेक्ट रूप से कांटेक्ट में रहें। तो इस प्रकार से ये जो सेल है, सेल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी सेल होती है? एक पहली सेल जिसमें यह सिस्टम होता है जिसमें हम लोग ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराते हैं, और दूसरी सेल जो होती है जिसमें हम लोग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे जरा से देख लीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। यह इलेक्ट्रोड जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरा होता है कैथोड
जिस पर रिडक्शन होता है। और हमेशा याद रखिएगा, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जिस इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रिक प्रवेश करती है, इंटर करती है, उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस कैथोड के द्वारा इलेक्ट्रिक इस सॉल्यूशन से बाहर निकलती है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार से यह एनोड और कैथोड ये पूरा सेल है। अभी हमने कहा सेल दो प्रकार की होती है। कौन? एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहली सेल इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरी है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इस गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। वोल्टेइक सेल, या इसको हम लोग केमिकल सेल भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की सेल होती हैं। इसमें हम लोग क्या कराते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराते हैं। दोनों की विशेषता क्या होती है इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में? इतना याद रखिएगा कि इसमें जो है एनोड जो होता है वह एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है, वह कैथोड निगेटिव होता है। और इसका जस्ट उल्टा इस गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है, एनोड वह निगेटिव होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज़, इसमें हम लोग जो भी रिएक्शन कराते हैं उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बाहर से ही एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे करके हम लोग केमिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं, अर्थात केमिकल रिएक्शन कराते हैं। और इसमें जस्ट उसका रिवर्स उल्टा हम लोग केमिकल रिएक्शन करा के, स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन करा करके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। पहले आइए गैल्वेनिक सेल क्या है उसको समझने के पहले हम लोग यह जान लें इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसके बाद गैल्वेनिक सेल पे बात करते हैं हम लोग। आइए इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या चीज़ है इसके बारे में जरा सा हम लोग बात करें। आइए इलेक्ट्रोड क्या होता है तो ध्यान दीजिए, जब हम किसी भी एक मेटेलिक राड को, एक मेटल राड ले लें और उस मेटल राड को उसी मेटल के किसी आयनिक सॉल्यूशन में डुबो दें, जैसे मेटल हो गया और इसी का मेटल का ये आयनिक सॉल्यूशन हो जाए, जो ही इसको डुबाएंगे ये जो सिस्टम बनता है इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड मेटल से बना हुआ है इसलिए मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड। अगर इसमें हम जिंक की राड को लेकर के, जिंक की राड को लेकर के जिंक के आयन के किसी भी सॉल्यूशन जैसे जिंक सल्फेट में इसे डुबो दिए, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इस जिंक राड को डुबो दिए, ये जो बना हुआ है सिस्टम हुआ इसे हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। ये हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। उसी प्रकार से कॉपर राड को, कॉपर की राड को क्यूप्रिक आयन के सॉल्यूशन में जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन में इस कॉपर राड को डुबो दें तो ये बना हुआ सिस्टम कॉपर इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। इस प्रकार से कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक, अब इसमें क्या सिस्टम होता है जैसा केयर करिएगा। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन कराते हैं। स्पॉन्टेनियस सिस्टम तभी होता है जब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होती है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रोड में
जैसे ही जिंक की राड या किसी मेटेलिक राड को उसी की आयन के सलूशन में डुबोते हैं तो यहाँ दो फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं। कौन कौन? तो पहला फैक्टर देखो ये एक्टिव हो जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सलूशन प्रेशर। एक यह फैक्टर और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टिंग राड मेटेलिक राड को उसके आयन के सलूशन में जैसे ही डुबोते हैं ये दोनों फैक्टर सक्रिय हो जाते हैं, जिसमें से किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किसी कम। कोई ज़्यादा प्रभावी होगा, एक्टिव होगा, कोई कम होगा, लेकिन दोनों इस पे एक्टिव हो जाएंगे। तो अब होगा क्या? जैसे ही यह फैक्टर एक्टिव होगा वो करेगा क्या? ये फैक्टर कैसे एक्टिव होता है? तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें वाटर मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, उसके कारण अब होता क्या है कि इस मेटल पर से इसके द्वारा इसके एक्टिव होने पर होगा क्या? इस मेटल पर से, ये जो मेटल है, मेटल पर से मेटल के एटम अपने इलेक्ट्रॉन को, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को इसी पे लूज करके, फर्निश करके आयन के रूप में सॉल्यूशन में जाने लगते हैं। ठीक, कौन सा फैक्टर? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर जब एक्टिव होगा तो कराएगा क्या? वह इस मेटल राड पर से मेटल के एटम को, जो अपना इलेक्ट्रॉन इसी मेटल पे राड पर फर्निश करके छोड़कर आयन के रूप में सॉल्यूशन में जाने लगता है। ये होता है, अर्थात क्या होने लगता है? ऑक्सीडेशन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतः अपने आप होना शुरू करेगा ये। और जब दूसरा फैक्टर ऑस्मोटिक, जब यह एक्टिव होगा तो क्या कराएगा? इसका जस्ट उल्टा, कि सॉल्यूशन में से यह मेटल आयन इस राड पर आएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करके यह मेटल एटम के रूप में इसी पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये प्रोसेस आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जितनी इसकी वैलेंसी है उतना इलेक्ट्रॉन गेन करके यह मेटल एटम के रूप में यह आकर के इसी मेटल पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब इससे होगा क्या? जैसे ही आकर के इस पे जो डिपॉजिट होगा या इस पर से, इस इफेक्ट के द्वारा जैसे ही इस पर से मेटल एटम सॉल्यूशन में जाएगा, अब क्या होगा कि ये राड इस सॉल्यूशन के विथ रिस्पेक्ट निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन होगा। ज्यों ये फैक्टर होगा, ज्यों ही ऑक्सीडेशन होगा, मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसी पे लूज करके सॉल्यूशन में चला गया। अब नतीजा क्या हुआ कि ये राड जो है यह निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा और सॉल्यूशन जो हो जाएगा इसमें जिंक आयन चला गया, माने कि ये जो मेटल आयन चला गया, और जैसे ही मेटल आयन जाएगा ये क्या होगा? सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहीं दूर नहीं जाएंगे, इस मेटल राड के अराउंड इसमें स्प्रेड रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हुआ कि इस राड पर निगेटिव चार्ज आ गया इस इफेक्ट के द्वारा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर जाता है, जिसे इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक जैसे फॉर एग्जांपल इस जिंक इलेक्ट्रोड को जरा सा देखें। जिंक इलेक्ट्रोड में जैसे ही जिंक राड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोएंगे, जस्ट यह जिंक का मेटल इस जिंक राड से 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर फर्निश करके छोड़ करके जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में जाने लगेगा, जिससे यह राड निगेटिव चार्ज पे हो जाएगी और यह सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज पे हो जाएगा। ऐसे
जिससे इस माइनस और प्लस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसे इस इलेक्ट्रोड अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, जिसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे। यह इस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही डेवलप किया, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन प्रेशर के द्वारा ये फिनोमेनन हुई है, जिससे यहाँ पे क्या हुआ है कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज हो गया। रिएक्शन कैसी हुई, इस टाइप की हुई है। यहाँ पर ये जिंक का एटम अपना इलेक्ट्रॉन ही लूज करके जिंक आयन के रूप में सोल्यूशन में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसी रॉड पे छूट गए, जिससे निगेटिव चार्ज पे हो गई। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस टाइप से। देखिए इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये Zn ऑब्लिक Zn प्लस प्लस, ये जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि इस जिंक इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, और जैसे ही इस पर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये निगेटिव चार्ज पे रॉड हो गई और सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ वो इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यह ई इसे इस ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिएक्शन कौन सी हुई है, ये हुई है, इसलिए Zn ऑब्लिक Zn प्लस प्लस। इसे देखने से पता चला कि यह जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे जरा सा देखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये फैक्टर इफेक्टिव है, जिससे होगा क्या कि सॉल्यूशन से क्यूप्रिक आयन, इस सॉल्यूशन से क्यूप्रिक आयन रॉड पे आएगा और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर के रूप में यह इसी पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ ये एक्वस पे है और ये सॉलिड में हो गया। रिएक्शन कौन सी हुई है, रिडक्शन। इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, Cu प्लस प्लस, ये वाला Cu, इसे हम इस कॉपर का रिड्यूसिंग फॉर्म कहते हैं। यह रिड्यूसिंग फॉर्म है और यह कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म है। तो इस प्रकार से रिड्यूसिंग फॉर्म और ऑक्सीडाइजिंग, जब रिडक्शन होगा तो पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म लिखेंगे, ऑब्लिक रिड्यूसिंग फॉर्म। ये कॉपर इलेक्ट्रोड हमें बता रहा है कि इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हुआ है। और इसमें जरा सा देखिए, जिंक इलेक्ट्रोड पर रिड्यूसिंग फॉर्म हम पहले लेफ्ट में लिखते हैं, फिर ऑब्लिक Zn ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म। ये इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड बता रहा है कि इस पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस प्रकार से इस पर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब यहाँ क्या हुआ कि जैसे यह रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी, ये क्षण पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आयन आकर के इस रॉड से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इस प्रकार से यह पूरी छड़ पॉजिटिव चार्ज पे हो गई। और ये सॉल्यूशन जिसमें क्या है, क्यूप्रिक आयन तो चला गया, अभी बचा सल्फेट आयन। सल्फेट आयन इस पूरे रॉड के अराउंड इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ, जिससे यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, जिसे इस इलेक्ट्रोड का, कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ठीक इसी प्रकार से यहाँ ऐसे इसको लिखेंगे। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका हो गया, कॉपर का। रिएक्शन कौन सी हुई, रिडक्शन हुई है, Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो कौन सा पोटेंशियल है, तो याद रखिएगा 2 प्रकार का पोटेंशियल होता है, 2 प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। कौन? तो एक पहला होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहला ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर
ये जिंक पे जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, जैसे जिंक पर ये Zn ऑब्लिक Zn प्लस प्लस, ये क्या ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो कॉपर में आइए, यहाँ ECu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu रिडक्शन पोटेंशियल है। किसी भी इलेक्ट्रोड के दोनों पोटेंशियल हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। जैसे इस जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल इस प्रकार से होगा, Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn, यह जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी प्रकार से कॉपर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि लिखना हुआ तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ECu ऑब्लिक Cu प्लस प्लस, ये कॉपर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और यह जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और यह कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पोटेंशियल है, किसी भी इलेक्ट्रोड के दोनों पोटेंशियल में न्यूमेरिक वैल्यू तो बिल्कुल सेम होती है। जैसे यहाँ जिंक पे ले लेते हैं, जिंक का Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये Zn ऑब्लिक Zn प्लस प्लस, दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम होती है लेकिन साइन डिफरेंट, एक का साइन यदि माइनस होगा तो दूसरे का प्लस होगा। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो अब यहाँ माइनस है तो क्या है प्लस 0.76 वोल्ट। दोनों में देख रहे हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू दोनों की सेम है लेकिन इसका साइन माइनस है तो इसका साइन पॉजिटिव है। इस प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं। अब आइए, यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वह तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन, तो पहला नेचर ऑफ मेटल एंड आयन, दो पे, मेटल के और आयन के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर पे, और थर्ड है इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे ऑफ आयन के कंसंट्रेशन पे, इतने पे डिपेंड करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, यदि हम टेम्परेचर को यदि चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम लोग जब इस इलेक्ट्रोड की सारी पोजीशन को स्टैंडर्ड पे ले आते हैं, कहने का मतलब कि यदि इसका हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे रख दें और इस आयन, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर कर दें, तो ये जो पोजीशन है, जो ये इलेक्ट्रोड होगा, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का मतलब कि इस इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और इसमें जो सॉल्यूशन है, मेटल आयन का जो कंसंट्रेशन है वह 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो गया। और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग हमेशा याद रखिएगा E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सदैव फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? क्योंकि इसमें जो भी है मेटल, उसका नेचर और आयन का नेचर तो सेम, वो बदलेगा नहीं, और साथ ही साथ टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया और इसके कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इस इलेक्ट्रोड का फिक्स हो जाएगा। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल सदैव फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सदैव फिक्स होती है, जो इतनी है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोजीशन में उसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर या कंसंट्रेशन इस इलेक्ट्रोड का बदल देंगे, वैसे ही यह पोटेंशियल वैल्यू भी बदल जाएगी। तब ऐसी स्थिति में हम उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो इस प्रकार से हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी भी मेटल रॉड को उसी के आयनिक सोल्यूशन में डुबोते हैं, तो जो सिस्टम बनता है उसे हम उस मेटल का इलेक्ट्रोड बोलेंगे। यदि उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसे उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और यदि उस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है तो जो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसे उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, IUPAC सिस्टम में या NCERT में हम लोग इस पोटेंशियल को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं बल्कि रिडक्शन पोटेंशियल को वैल्यू देते हैं। यदि बुक में यह लिखा मिल जाए कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, तो याद रखिएगा वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होगा, न कि ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, ये तो रहा किसी भी इलेक्ट्रोड और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आइए हम लोग इसके आगे गैल्वेनिक सेल पे बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या चीज़ है, कैसे इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्राप्त करते हैं। केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन करा करके कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, जरा इसे देखें। चलिए आइए हम लोग एक ठो बीकर लें, उसमें कॉपर सल्फेट का सलूशन ले लें। ये रहा कॉपर सल्फेट का सलूशन। इसका कलर आप देखेंगे तो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर। अब इस कॉपर सल्फेट के सलूशन में एक जिंक रॉड को इस प्रकार से डुबो दें। जैसे ही इसमें जिंक रॉड को हम डुबोएंगे, कुछ ही क्षण के बाद हम देखेंगे ये पूरा सलूशन वार्म हो जाएगा। वार्म क्यों हो जाएगा? निश्चित है इसमें केमिकल एनर्जी हीट में प्रोड्यूस होती है, यहाँ हीट निकलती है जिससे पूरा ये वार्म हो जाता है। रिएक्शन क्या होती है? तो रिएक्शन देखिए यहाँ पे इस प्रकार से होती है। Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस। रिएक्शन के फलस्वरूप ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये रिएक्शन होती है, जिसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ZnR प्लस Cu प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, इसे जैसे ही हम लोग वाटर में डालेंगे यह कैटायन और एनायन में डिसोसिएट कर जाएगा। तो इस प्रकार से क्यूप्रिक आयन ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर के Zn प्लस प्लस और प्लस Cu में, ये सॉलिड स्टेट फेज में है, और ये एक्वस सोल्यूशन फेज में, ये सॉलिड फेज में। तो इस प्रकार से ये बना। ठीक, अब इसमें जरा सा देखें हम लोग, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियस हो रही है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी होती है, डेल्टा जी की वैल्यू वह निगेटिव होती है, निगेटिव होती है। जब किसी भी प्रोसेस, किसी भी सिस्टम में डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है, गैस फ्री एनर्जी निगेटिव होती है, तो स्पॉन्टेनियस होती है, वो अपने आप होती है। तो ऐसी स्थिति में निगेटिव है। तो इसमें होता क्या है, तो जरा से देखिए, इस पूरी रिएक्शन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करें। पहला Zn ये है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस प्लस, ये हुआ एक पहला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट Cu प्लस प्लस Cu। यहाँ आप देखो इसमें क्या हो रहा है, तो निश्चित ही यह इसमें कन्वर्ट होने में करेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तब इसमें कन्वर्ट होगा
ये, अर्थात ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे जरा से देखो, ये क्यूप्रिक आयन कॉपर में तभी कन्वर्ट करेगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो यहाँ क्या है, रिडक्शन है, रिडक्शन। और यदि हम पूरा टोटल इसको दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर लें तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये Zn प्लस Cu प्लस प्लस इक्वल टू Zn प्लस 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 Cu। इसे हम कह सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन यदि इसे हम किसी गैल्वेनिक सेल में कराएंगे तो इसे हम सेल रिएक्शन भी बोलेंगे, सेल रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। जरा से यहाँ हम लोग ध्यान से देखें इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, फर्निश हो रहे हैं, जो डायरेक्ट इस क्यूप्रिक आयन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इस बीकर में जब हम यह रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि इस जिंक से निकला हुआ ये 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इस क्यूप्रिक आयन के बिल्कुल कांटेक्ट में आने से तुरंत ये रिएक्शन हो जाती है। नतीजा यह रिडॉक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है वो हीट के रूप में निकलती है और ये सॉल्यूशन वार्म हो जाता है, जिसका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार से इस रिएक्शन में ये पार्ट जो है ऑक्सीडेशन, जिसे हम कह सकते हैं हाफ रिएक्शन, और ये भी हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन जो है और पूरा इन दोनों को मिला दिए तो टोटल रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कभी भी याद रखना, कभी भी ऑक्सीडेशन सिंगल नहीं होती और कभी भी रिडक्शन सिंगल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इससे फर्निश इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला ये तभी इलेक्ट्रॉन फर्निश करेगा जब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला कोई हो, अर्थात जब कोई भी सबस्टेंस ऐसा हो जो रिड्यूस होता वो जब तक नहीं रहेगा तब तक ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए इसे हम हाफ रिएक्शन कहते हैं और हाफ रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही वो रिडॉक्स ओवरऑल रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन, इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अर्थात ये ओवरऑल रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन है। अब इसमें जरा सा देखिए, अब ये रिडॉक्स रिएक्शन का ये वाला पार्ट अगर हम अलग करा दें, किसी एक अलग बीकर में ले लें और इस पार्ट को किसी एक अलग बीकर में ले लें, जैसे इस प्रकार से हम इसको ले लें, ये एक अलग बीकर में इसको ले लिए, एक बीकर, इसमें हम किए क्या, एक जिंक राड को जिंक सल्फेट के सलूशन में डुबो दिए। ये हुआ जिंक सल्फेट और ये जिंक राड, ठीक। अब इसमें क्या होगा, तो अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने बात किया था इस पे कौन सा, तो यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर डेवलप करेगा, जिससे होगा क्या, ये रिएक्शन होगी। इस राड पर से जिंक एटम अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहीं फर्निश करके जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसी पे छूट जाएंगे, जिससे ये राड क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा। चूंकि इस पे कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस जिंक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। ये हो गया। दूसरा, इसको अब लो, एक दूसरा बीकर ले लें, उस दूसरे बीकर में हम लोग करें क्या, कॉपर सल्फेट का सलूशन ले लें, ये कॉपर सल्फेट का सलूशन, और इसमें एक कॉपर की राड इस प्रकार से इमर्ज कर दें। ये कॉपर की राड जैसे इसमें डुबोएंगे, यहाँ पे कौन सा, दूसरा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इफेक्ट डालेगा, और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इफेक्ट डालेगा होगा क्या कि जस्ट रिवर्स इसकी क्रिया, रिडक्शन, सॉल्यूशन में से क्यूप्रिक आयन राड पे आएगा और राड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम के रूप में इसी पे डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। अर्थात यहाँ कौन सी क्रिया, रिडक्शन। यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस प्रकार से अब हम गैल्वेनिक सेल बनाने चल रहे हैं। इसमें यह जो हाफ पार्ट है जिसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसे हम रिडक्शन हाफ सेल, या हाफ सेल ये हो गया, हाफ सेल ये हो गया। अब इसमें करें क्या, इसके आयन का इस बीकर की आयन का
इस बीकर के आयन से कांटेक्ट कराने के लिए करें क्या, इसमें एक इस प्रकार से यू ट्यूब लेकर के इसमें एक ऐसा इनर्ट साल्ट का एक पेस्ट बना लें जिलेटिन में, जैसे KCl ले लें या KNO3 साल्ट ले लें और उसे जिलेटिन में लेकर के उसका पेस्ट बना करके इस यू ट्यूब में पूरा भर करके यहाँ पर काटन लगाते हैं सिरे पे, और इस यू ट्यूब को इसी में इस प्रकार से डुबो करके इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में करते हैं। ये जो हम बनाए सिस्टम यू ट्यूब, इसे हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। ये हमारा साल्ट ब्रिज में हम सदैव ऐसा साल्ट लेते हैं जिसके आयन न तो इस सॉल्यूशन या न तो इस सॉल्यूशन के आयन से रिएक्शन करें या न इस रिडक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, कहीं ना, इसीलिए इनसे हम इनर्ट साल्ट कहते हैं। इसी इनर्ट साल्ट का इस पे हमने ब्रिज बना लिया, साल्ट ब्रिज। और ये साल्ट ब्रिज करता क्या, इसके दो कार्य होते हैं। पहला तो ये तो दोनों सॉल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयनों का मूवमेंट, इसमें से इसमें आयन का मूवमेंट बनाता है, आयनों का फ्लो करवाता है। दूसरा, इस हाफ सेल और इस हाफ सेल को सदैव न्यूट्रल बनाए रखता है। इसका यही दो कार्य है कि इन दोनों हाफ सेलों को न्यूट्रल रखता है और आयनों का मूवमेंट बनाए रखता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, पहले इतना हम लोग देखें। तो इस प्रकार से इसको हमने कांटेक्ट एक दूसरे के, ज्यों ही साल्ट ब्रिज के द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट किया, ये पूरी हमारी एक गैल्वेनिक सेल बन गई। इस गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसका यह रॉड नेगेटिव चार्ज पे हो गई, और यहाँ पे हम लोगों ने अभी बात किया था कि ज्यों ही यह रिएक्शन होगी, ये क्यूप्रिक आयन आके इस रॉड से इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये रॉड पॉजिटिव चार्ज पे हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज पे हो जाएगी, और ये हमारी रॉड नेगेटिव चार्ज पे हो गई। अब ऐसी स्थिति में इसका पोटेंशियल डिफरेंस या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई हो गया और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो हो गया। अब ऐसी स्थिति में यदि इसे किसी एक कंडक्टिंग वायर हो, उससे हम इन दोनों को ऐसे ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ज्यों ही इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब इस वायर का ये जो सिरा होगा वो लो पोटेंशियल पे हो गया और ये सिरा हाई पोटेंशियल पे हो गया, अर्थात इस पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, हम इसे बड़े ही आसानी से पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। या जो यह पोटेंशियल डिफरेंस बना, इसे हम ये पूरा सिस्टम गैल्वेनिक सेल हो गया, इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई सेल कहते हैं। इसे इस प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ फोर्स लिखा है, फोर्स नहीं है, यह एनर्जी है। इसको हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, वोल्ट में, इसकी यूनिट वोल्ट में लेते हैं। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है और यह जो है हम वोल्ट में इसको मेजर करते हैं। तो ये सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये जो ई सेल है, ई सेल की सबसे बड़ी विशेषता है, यदि इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड पोजीशन में ले लें तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल भी फिक्स हो जाएगा। और जब सेल पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू पे रहेगा, तो उसे हम इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से ये रहा सेल का पोटेंशियल। एक चीज़ क्लियर करिएगा, सेल पोटेंशियल जब हमें लेते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन यह जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस समय का लिया जाता है जब इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कर रही हो। उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है वही ये होता है, ई सेल होता है। इसीलिए यह प्रत्येक सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। आइए अभी हम लोग इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने देखा कि ये जो एनोड है, ये क्या है, निगेटिव है। इस पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस प्रकार हमेशा ख्याल रखिएगा कि एनोड पे सदैव ऑक्सीडेशन होता है और गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और गैल्वेनिक सेल का कैथोड पॉजिटिव चार्ज पे होता है।
इसे तो हम वायर से ज्यों कांटेक्ट में ले आएंगे, करंट पर फ्लो करने लगी। क्यों फ्लो करने लगी? क्योंकि इस वायर में पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा। ये रहा। अब आइए जरा सा हम अब इस गैल्वेनिक सेल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए, इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये एनोड रहा, एनोड को सदैव लेफ्ट में और कैथोड को सदैव राइट में लिखते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एनोड पर ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो यहाँ हम लोग करें क्या? ऑक्सीडेशन जिंक, ये रिएक्शन हुई थी Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसे जब हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार से Zn प्लस प्लस में, ये रहा एनोड, यहाँ रिडक्शन हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पर, तो यहाँ रिडक्शन ये Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन Cu। इसे कैसे लिखेंगे? ये ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म, रिड्यूसिंग फॉर्म। तो अब क्या है, इसमें पहले हम लोग किसको? ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म को लिखेंगे Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu। ठीक, यहाँ 2 फेज है। हमेशा जब हम किसी इलेक्ट्रोड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें दोनों फेज को डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इसमें हम एक वर्टिकल लाइन इसमें खींच देते हैं। तो ये सॉलिड फेज है, एक अलग फेज, ये एक्वस फेज। उसी प्रकार से एक्वस फेज और ये सॉलिड फेज। यहाँ अब ये जो साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 वर्टिकल लाइन या पैरेलल लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। ये गैल्वेनिक सेल हो गई, ये रहा कैथोड। तो इस प्रकार से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनोड रहा लेफ्ट में, कैथोड रहा राइट में, और ये हमने जो 2 पैरेलल लाइन खींची है ये साल्ट ब्रिज को बता रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यू ट्यूब न लेकर के हम डायरेक्ट किसी पोरस पार्ट के द्वारा या सेपरेटर के द्वारा इस सोल्यूशन को इस सोल्यूशन से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब उसे हम गैल्वेनिक सेल को इस प्रकार से न रिप्रेजेंट करके इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। Zn ऑब्लिक, ये सॉलिड स्टेट, यहाँ Zn प्लस प्लस एक्वस। यहाँ अब 2 पैरेलल लाइन न खींच करके सिंगल खींचते हैं, और यहाँ Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu सॉलिड, यहाँ एक्वस। यहाँ जो हम लोगों ने एक्वस लिखा है, यहाँ एक्वस की जगह हम इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी दे सकते हैं। मान लो इसका कंसंट्रेशन C1 है, तो ये हो गया। इसका कंसंट्रेशन C2 है, तो इस प्रकार से हम C2, ये भी इस प्रकार से लिख करके इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से गैल्वेनिक सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए इसका हम लोग ई सेल कैसे मेजर करते हैं। ई सेल मेजर करने के लिए हम लोग इस प्रकार से किसी भी गैल्वेनिक सेल का ई सेल हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है। करते क्या है, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम एक दूसरे के साथ ऐड कर लेंगे, ये सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो यहाँ ई सेल यदि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में तो यहाँ हम नॉट लगा दिए, इक्वल टू यहाँ पर एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल इजकल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन। तो कैथोड पे कौन सा पोटेंशियल डेवलप किया? रिडक्शन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब यहाँ पर ये जो हमने सेल का एग्जाम्पल लिया, ये डैनियल सेल है। डैनियल सेल है जिसमें कॉपर और जिंक ये इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किए हैं। एनोड है जिंक का और कैथोड है कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो अब आइए इसका सेल, इसमें क्या होगा? ई नॉट सेल इजकल टू इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? तो यहाँ ई नॉट जिंक पे ऑक्सीडेशन होने के कारण जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ होगा Zn ऑब्लिक Zn प्लस प्लस। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड में Zn ऑब्लिक Zn प्लस प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस। अब आइए इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कॉपर में। तो यहाँ हम लोग इसका कौन सा पोटेंशियल लेंगे? रिडक्शन Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu।
इक्वल टू जिंक का स्टैंडर्ड पोजीशन में ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है प्लस 0.76 प्लस कापर इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो प्लस 0.34 ये होती है। दोनों को ऐड करेंगे तो जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.1 इतना वोल्ट। तो इस प्रकार से इस डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू 1.1 वोल्ट आती है। ठीक, लेकिन केयर करिएगा एनसीईआरटी में इस प्रकार से हमें लिखा नहीं मिलेगा। वहाँ हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना लेकर के रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। और अभी हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में केवल डिफरेंस यही होता है, न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम होती है, साइन डिफरेंट करता है। जैसे यहाँ इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की साइन पॉजिटिव है तो जिंक इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से तो जब निगेटिव हो जाएगी तो हम इसे यह भी लिख सकते हैं आर ई नॉट सेल इजकल टू। अब ऑक्सीडेशन की जगह हम लोग रिडक्शन लेंगे तो प्लस से तो माइनस में बदल जाएगा, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ई नॉट, या इसको ऐसे यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड और ई नॉट सेल इजकल टू ई नॉट सी यू प्लस प्लस आब्लिक सी यू माइनस ई नॉट जेड एन प्लस प्लस आब्लिक जेड एन। ये रहा। अब यहाँ अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो इतना ही है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस 0.76 है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.76 इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो ये रहा। तो इस प्रकार से हम लोग ये इस फार्मूले के साथ हम लोग सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, सेल पोटेंशियल, या हम लोगों को एनसीईआरटी की बुक में इस ढंग से पोटेंशियल निकालने के लिए फार्मूला मिलेगा जो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ये इस ढंग से ई नॉट सेल इजकल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये रहा। इसका मतलब समझना, ये भी कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये भी कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो इस ढंग से किसी भी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं। अगर हम लोगों को इन दोनों वैल्यू में से अगर मालूम है तो इस वैल्यू को निकाल लें, या ये वैल्यू मालूम है इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को निकालना है, तो हम बड़े ही आसानी से इस फार्मूले के द्वारा हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रहा गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने आज देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नस्ट इक्वेशन क्या है उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक, हम आशा करते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, धन्यवाद।